हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी। मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है प्रूव दैट रूट 5 इज इर्राशनल। हमें क्या प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो एक इर्राशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको इर्राशनल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है। इसको इर्राशनल प्रूव करने के लिए पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं रैशनल और इर्राशनल नंबर्स होते क्या हैं। क्लास 9th में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई था इसके बारे में, बट फिर भी चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स होते हैं एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉट ऑन अ नंबर लाइन। रियल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स दैट कैन बी प्लॉट ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, और रियल नंबर्स के हम कह सकते हैं दो छोटे बेटे होते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इर्रेशनल। अब ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों में क्या फर्क है समझते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं पहले तो ये समझते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, है ना। नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर सम इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेयर पी एंड क्यू आर सम इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन एंड क्यू कैन नॉट बी जीरो। कि पी और क्यू के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी जगह पे जहां पे लिखा है वेयर पी एंड क्यू आर सम इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं को प्राइम भी लिख सकते हैं। इसकी जगह पे हम लोग रिप्लेस करके हम लोग इसकी डेफिनेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, हम लोग उस जगह पे वेयर पी एंड क्यू आर सम इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, इसकी जगह पे हम लोग को प्राइम भी लिख सकते हैं, क्योंकि को प्राइम नंबर वही होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी ये चीज यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने रूट 5 एक रैशनल नंबर है इसका प्रूफ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि हम लोग ना रूट 5 को एक रैशनल नंबर कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, क्या कंसिडर करेंगे, एक रैशनल नंबर कंसिडर कर लेंगे। लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने रूट 5 को क्या किया, एक रैशनल नंबर कंसिडर कर लिया। हमें प्रूफ क्या करना है, इरैशनल प्रूफ करना है, बट हम उसको रैशनल मान के सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्व करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, लास्ट में जाके हमें पता चलेगा कि भाई ये जो हमने रूट 5 को रैशनल कंसिडर किया था ना, ये तो ठीक था ही नहीं, ये तो गलत था, है ना। तो जब रूट 5 एक रैशनल नंबर नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। रूट 5 को हमने रैशनल नंबर कंसीडर किया, देयरफॉर हम लोग रूट 5 को लिख सकते हैं इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। सेम डेफिनेशन लिखना पड़ेगा आपको रीजन में, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, कि वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू कैन नॉट बी जीरो। मैंने बताया आपको कि वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर की जगह पे हम लोग वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रूट 5 इक्वल्स टू पी बाई क्यू लिखा मैंने, इसको रूट 5 को रूट 5 अपॉन 1 लिख देता हूं और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा p इक्वल्स टू रूट 5 क्यू। ठीक है, ये आ गई आपकी एक इक्वेशन। अब क्या कर देंगे यहाँ पे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर p का भी स्क्वायर होगा और रूट 5 क्यू का भी स्क्वायर होगा। तो p का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर और रूट 5 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये है आपकी इक्वेशन 1। ठीक, अब ध्यान से देखिए जरा यहाँ पे कि हमने क्या किया, p इक्वल्स टू था हमारे रूट 5 क्यू के। ठीक है, तो मैंने दोनों को स्क्वायर किया तो ये हो गया p स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 5 क्यू स्क्वायर। सॉल्व करके आ गया p स्क्वायर इक्वल्स टू 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 5 जो है इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। 5 जो है वो p स्क्वायर का एक फैक्टर है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए p स्क्वायर की जगह पे मैं कोई एक नंबर लेता हूँ, सपोज 100 लेता हूँ, है ना। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 100 को मैं लिख लेता हूँ 10 स्क्वायर। अब 100 के जो है फैक्टर्स कौन कौन है, सपोज मैं उसको इस तरीके से लिख लेता हूँ 5 इंटू 20। ठीक है, तो 5 जो है वो 100 का एक फैक्टर कहलाएगा ना। 5 जो है वो 100 का यानी कि 10 स्क्वायर का एक फैक्टर है, बिल्कुल है। तो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, यानी कि 5 जो है वो पी स्क्वायर का जो भी नंबर होगा उसका एक फैक्टर आएगा, क्योंकि 5 क्यू स्क्वायर से
मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर करके पी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे हमारी एक थ्योरम यूज होती है, थ्योरम 1.3। वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर 5 जो है वो फैक्टर है किसका, पी स्क्वायर का, 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी। 5 जो पी का भी फैक्टर होगा। अगेन मैं सेम एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा था 100 को हम लोग लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 20, और 100 को मैं 10 स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना। अब जो 5 है वो फैक्टर है किसका, 100 का, 100 इज 10 स्क्वायर, तो जो 5 है वो 10 का भी तो फैक्टर होगा, यानी कि 5 इंटू 2 ये 10 होगा, 5 इंटू 20 100 होगा। ठीक है, 5 जो है वो 100 का यानी कि पी स्क्वायर का एक फैक्टर है, तो जो 5 है वो 10 का भी तो क्या होगा, एक फैक्टर होगा। और यहां पे हम थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, थ्योरम 1.2 भी हमें यही कहता है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, ये आपकी बुक में थ्योरम है, थ्योरम 1.2। ठीक है, तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, 5 जो था पी स्क्वायर का एक फैक्टर था, 5 पी का भी एक फैक्टर होगा, मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया। अब ध्यान से देखिए, दोबारा मैं सेम एग्जांपल लिखता हूं कि 100 को मैंने लिखा था 5 मल्टीप्लाई 20, यानी कि 5 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके 100 आ रहा था, तो 5 क्या हुआ, इसका फैक्टर हुआ। और 5 जो है वो 10 का भी फैक्टर होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा 10 आएगा, जो 5 है वो 10 का भी फैक्टर है, 5 100 का फैक्टर है यानी कि पी स्क्वायर का फैक्टर है, और 5 जो है वो 10 का भी फैक्टर है यानी कि 5 पी का भी फैक्टर है। लेकिन अब 10 आ कैसे रहा है, 5 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में जो मैंने एग्जांपल लिया वो है नंबर 2, बट अब हम क्या ले सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि p जो है वो इक्वल होगा 5m के, किसके, 5m के, यानी कि 5 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा p आएगा। ठीक है, आगे लिखते हैं, वेयर m इज सम इंटीजर। ठीक है, इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, पी स्क्वायर इक्वल होगा 5m स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन 2। अब ये आई थी हमारी इक्वेशन 1, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन 2, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, दोनों को इक्वेट करना है, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। इक्वेशन 1 में था पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। इक्वेशन 2 में था पी स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पी स्क्वायर आप देख सकते हैं, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड पे पी स्क्वायर है, तो देयर फोर 5q स्क्वायर इक्वल होगा 25m स्क्वायर के, है ना। जब लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। अब आप इस 5 को उधर भेज दीजिए, क्यू स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25m स्क्वायर अपॉन 5, 5 से रिड्यूस हो जाएगा, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 5m स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम थ्योरम अब यूज होगी कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ q square, 5 is also a factor of q. Same theorem 1.2, if p divides a square then p also divides a। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, हमने जो डेफिनेशन लिखी थी उसमें क्या लिखा था, रैशनल नंबर की डेफिनेशन की अगर बात करें तो मैंने लिखा था, अंडरलाइन भी किया था इसको, वेयर पी एंड क्यू आर सम इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर, वेयर पी एंड क्यू आर सम इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि पी और क्यू का है कोई इंटीजर है और उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए 1 के अलावा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें, हम सॉल्यूशन देखें, तो जो 5 है वो दोनों का फैक्टर आ गया हमारा, पी का भी, है ना। 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी, यहाँ पे आया ना, 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी, और यहां पे आया 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, तो हम लिखेंगे 5 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ पी एंड क्यू।
5 जो है वो पी और क्यू दोनों का फैक्टर आ गया। और ऐसा हो नहीं सकता रैशनल नंबर में, तो रैशनल नंबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि वेयर पी एंड क्यू आर सम इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। दोनों का कोई भी पी और क्यू के बीच में कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें तो 5 जो है वो कॉमन फैक्टर आ गया दोनों का पी एंड क्यू का। अब आगे आप स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our incorrect assumption that root 5 is a rational number। ठीक है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आई है, ये जो हम कह सकते हैं मतभेद जो आए हैं, ये जो गलत स्टेटमेंट आई है, वो किसकी वजह से आई है? हमारे गलत अजम्पशन की वजह से, हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से, कि हमने क्या अज्यूम किया था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, देयरफॉर रूट 5 इज इरैशनल, हेंस प्रूव्ड। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, हम इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम इसको रूट 5 को एक रैशनल नंबर कंसीडर करके सॉल्व करेंगे, लास्ट में पता चलेगा कि भाई ये तो रैशनल है ही नहीं। अब ये रैशनल नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या है? एक इरैशनल नंबर है। ये जितने भी क्वेश्चन है इस तरीके की, चाहे वो रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 7 है, सबको करने का तरीका सेम है। एंड ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क के अंदर। सो इसको इसी तरीके से आपको समझना है, याद करना है, रट्टा मारना है इसका, जो भी करो बस ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए।